पिता का घर। माधव के ऑफिस जाने के बाद शालिनी बाकी बचे काम को पूरा करने में लगी थी कि अचानक फोन की घंटी उठी। फोन उठाते ही उधर से माधव की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज से तुम्हारा बरसों का वनवास खत्म हो गया और वह चिर प्रतीक्षित न्योता आ गया जिसका तुम्हें पूरे 15 वर्षों से इंतजार था। यूँ पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि बात क्या है। तुम्हारे हिटलर विष्णु भैया, जिन्होंने कसम खाई थी कि ना कभी तुम्हारी शक्ल देखेंगे और ना ही अपने घर की देहरी लांघने देंगे, आज उन्होंने अपनी बेटी अनाया की शादी में आने के लिए कार्ड और उसके साथ तुम्हारे मनाने के लिए एक पत्र भेजा है। शायद उन्हें फ्लैट का पता नहीं मालूम था, इसीलिए मेरे ऑफिस के पते पर यह पत्र आया है। केशव की बात सुन शालिनी के आश्चर्य की सीमा ना रही। स्त्री के लिए उसका मायका उसके लिए जीवन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वह कभी भुला नहीं पाती। आज मायके से संदेश पाकर वह बहुत खुश थी। उसका मन चंचल पक्षी बन अतीत की गलियों में विचलन करने लगा। उसके पापा आशुतोष माथुर की गिनती शहर के जाने माने वकीलों में होती थी। माँ एक सीधी सादी घरेलू महिला थी। भाई बहनों में सबसे बड़ा था विष्णु भैया, उनके बाद शैला दी, फिर सोनाक्षी दी और सबसे छोटी वह खुद थी। चारों भाई बहन के बीच में अटूट प्यार था, लेकिन अनुशासन प्रिय होने के कारण विष्णु भैया से तीनों बहनें जितना प्यार करती थीं उतना ही उनसे डरती भी थीं। फिर भी आड़े वक्त पर हमेशा विष्णु भैया ही काम आते थे, चाहे पापा क्या कोप से बचना हो या फिर अपनी पसंद की कोई चीज़ लेनी हो। तीनों बहनें माँ की जगह भैया के पास ही भागी चली जाती थीं। यह सब इस तरह से चलता रहा कि अपने सुख दुख, आक्रोश और आवेग बांटते दिन गुजरते रहे और वह सब भी बचपन लांघ कर जवानी के देहरी पर आ खड़े हुए। पापा ने शैला दी की शादी तय कर दी। साधारण कद काठी और शक्ल सूरत वाले अरविंद जीजाजी रांची विश्वविद्यालय में फिजिकल पढ़ाते थे। रांची में उनका हवेली नुमा मकान और पद प्रतिष्ठा को देख पापा ने झट से उनकी शादी शैला दी से शादी तय कर दी। लेकिन शादी के बाद जब भी शैला दी ससुराल से आती, उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी उदासी और मायूसी नजर आती थी, जिससे वह बेवजह ही हंसी में छुपाती रहती। इसी दौरान एक ट्रेनिंग के सिलसिले में शालिनी को रांची जाना पड़ा। यह सोचकर वह बहुत खुश रहती। जिस दिन उसे पटना लौटना था, शैला दी उसे बार बार समझाती रही कि मम्मी पापा को कुछ मत बोलना। उनकी बात सुनकर वह झुंझल पड़ी थी। दी, आपने तो आज्ञाकारी बेटी बनने की हद ही पार कर दी। आपका यूं घुट घुट कर जीना मेरी आत्मा को कम छल्ली नहीं करता है। कितना अच्छा होता अगर आप राहुल के लिए अपने हृदय के द्वार खोल देती। तो चौंकिए मत, क्या मैं नहीं जानती कि आपकी सहेली हेमा का देवर राहुल आप पर जान छिड़कता था। आप भी उसे कम प्यार नहीं करती थी, फिर भी उसे अपने आसपास तक नहीं भटकने देती थी। क्या दोष था उस राहुल का? यही कि वह हमारी जाति का नहीं था। पर आपको तो वह इस बात की ज़्यादा चिंता थी कि मम्मी पापा की इज्जत पर कोई आँच ना आ जाए। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप राहुल के साथ भाग जाती तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। कम से कम आप तो खुश रहती और चैन से जीती। शैला दी ने बढ़कर झट से अपना हाथ आगे मुंह पर रख दिया था, पर उनकी आंखें भर आई थीं। टूटे
सपनों का दर्द जैसे उनकी आंखों से पिघल रहा हो। हमेशा से महत्वाकांक्षी रही सोनाक्षी दी की शादी पापा ने काफ़ी ऊंचे खानदान में। प्रतीक जीजाजी शहर के बड़े बिजनेसमैन थे और एकलौती संतान थे। इसी वजह से रिश्ते से सभी लोग बेहद खुश थे। सोनाक्षी दी की सास कलावती भी बहुत सुंदर, संस्कारी और पढ़ी लिखी बहू पाकर निहाल थी। लेकिन सोनाक्षी दी ने जब एक के बाद एक दो बेटियों को जन्म दिया तो उनकी सासू माँ का रवैया ही बदल गया, क्योंकि वंश चलाने के लिए उन्हें बेटा चाहिए था। फिर शुरू हुआ एक के बाद एक गर्भपात का सिलसिला। किसी को भी ना उनके जर्जर होते शरीर का ख्याल था, ना ही छलनी होती दिल का। कभी समझौता नहीं करवाने वाली सोनाक्षी दी की जिंदगी ही समझौता बन गई थी। कई गर्भपात के बाद जब बेटा हुआ तो उसे संभालने की शक्ति उनमें नहीं बची थी। उनके बेटे को तो उनकी सासू माँ ने संभाल लिया, लेकिन वह खुद एनीमिया के साथ मलेरिया का प्रभाव झेल नहीं सकी और अपने नवजात शिशु को छोड़ पंचतत्व में विलीन हो गई। और इन्हीं सभी बातों को लेकर दोनों बहनों के दुखों ने शालिनी का हृदय तार तार कर दिया था और उसने शादी ना करने का फैसला कर लिया। घर के लोग समझाते रहे पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही थी। एमएससी करने के बाद वह रिसर्च में पूरी तरह डूब गई। वही उसकी मुलाकात केशव से हुई। निश्चल मन का केशव काफ़ी सुलझा हुआ इंसान था। शालिनी की हर तरह की उलझनों को सुलझाते सुलझाते वह खुद ही उसके प्यार में उलझता ही चला गया था, जिसका आभास शालिनी को भी होने लगा था। केशव के प्यार और निष्ठा ने शालिनी के शादी ना करने के फैसले को यह जानते हुए भी कि बदल डालना है कि केशव विजातीय है। केशव से शादी करने के उसके फैसले की जानकारी होते ही घर में जैसे भूचाल आ गया हो। पापा से ज़्यादा तो विष्णु भैया तिलमिला उठे थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जो इस शादी के लिए इजाज़त मांगने आ गई हो? अगर तुमने केशव से शादी करने की बात भी की तो सोच लेना, तो तुम्हारी जान भी मैं ले लूँगा। मजबूर होकर शालिनी और केशव ने कोर्ट में शादी कर ली और उसके साथ ही मायके से उसका रिश्ता भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। कभी वह भैया की सबसे लाडली थी, लेकिन वही भैया उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले में उसका साथ देने की बजाय दुश्मनों सा व्यवहार कर रहे थे। ना पहले हुई दोनों शादियों से सीख ली, ना अपनी छोटी बहन के मन को समझाने की कोशिश ही की। पूरे परिवार में एक माँ ही थी जो सिर्फ इतना जान कर कि उसकी बेटी सुखी दाम्पत्य जीवन जी रही है, इस शादी से पूरी तरह संतुष्ट थी। शादी के 15 वर्ष बीत जाने पर भी शालिनी को अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। केशव के परिवार वालों ने उसे हमेशा मान सम्मान दिया। उसके दोनों बच्चे मंसूरी में उसके देवर शेखर के देखरेख में पढ़ रहे थे। उनके जीवन में सब कुछ ठीक था, फिर भी मन के एक कोने में अपनों को दुखी करने का अपराध बोध जब तब तक तक्षक की तरह फन उठाकर उसके मन को ढसने लगता था। तभी कॉल बेल की आवाज़ सुनी। उसकी भटकते मन पर लगाम लगी। वह दरवाजे की तरफ लपकी। केशव ने अंदर आते ही मुस्कुराते हुए उसके हाथों में एक लिफाफा थमा दिया।
वह लिफाफा थामे बेडरूम में आ गए। केशव से चाय पूछने तक का उसे होश नहीं था और वह बेहद खुश थी। बस जल्दी से पत्र खोल पढ़ने बैठ गई। शालिनी, आशीष, समझ में नहीं आता कि किस मुंह से मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। जिस समय तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा, तुम्हें समाज के कुटिल कटाक्ष से बचाना चाहता था, उस समय मैं खुद तुम्हारे विरुद्ध विषमन कर अपना चेहरा उज्जवल कर रहा था। मेरे ही कारण तुम अपने ही घर में पराई हो गई। अपमान व दर्द झेल कर अगर आज तुम मुझे क्षमा ना भी करो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। माँ ने तो वैसे भी तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। माँ के जाने के बाद मैंने पापा की आंखों में भी पल पल तुम्हारा इंतज़ार देखा। फिर भी मम्मी पापा ने अपने बेटे और अपने बुढ़ापे के एकमात्र सहारे का कभी विरोध करने का साहस भी नहीं किया। कहते हैं ना, जो किसी से नहीं हारता वो अपनी ही संतान से हार जाता है। मम्मी पापा के बाद अपनी ही संतान से हारने की बारी मेरी थी। मेरी बेटी अनाया ने मुझे लाकर उसी दो राह पर खड़ा कर दिया है जहां लाकर कभी तुमने हम सबको खड़ा किया था। उसने तो साफ साफ यह भी कह दिया है कि अगर मैं बदलते समय के साथ नहीं बदलूंगा तो वह अकेले रह जाएगा। कभी बड़ी निष्ठा से अपनी बहन का त्याग करने वाला भाई एक पिता के रूप में अपनी ही बेटी के आगे विवश हो गया। जब उसने मेरी ऋणवादी सोच की धज्जियां उड़ाई थी, तब मेरी समझ में आया कि मेरे हाथों कितना बड़ा अन्याय हो गया था। अब अक्सर ही माँ की कतार दृष्टि की याद मुझे सहम जाती है। इस पत्र के साथ अनाया की शादी का कार्ड भी है। अगर तुम और केशव मुझे माफ़ कर सको तो कर दो, तो सारी प्रताड़ना, अपमान और अपेक्षा को भुला अपने पूरे परिवार के साथ अनाया की शादी में अवश्य आओगी। अगर माफ़ ना भी कर सको तो भी पापा की प्रतीक्षा करती आँखों को ख्याल करके ज़रूर आओगी। तुम्हारे इंतज़ार में तुम्हारे भैया का और शादी के कार्ड पर फ़ोन नंबर लिखा था। शालिनी के हाथ खुद ब खुद नंबर डायल करने लगे और हेलो भैया की आवाज़ भी सुनते ही शालिनी के जवान जैसे तालू से चिपक गई हो। उसके बाद लेकिन भैया उसकी चुप्पी से ही ताड़ गए कि कौन बोल रहा है। क्या शालिनी? हाँ, मुश्किल से एक शब्द निकल पाया। क्या तुमने मुझे माफ़ किया? ये क्या भैया? भाई बहन के बीच माफ़ी जैसे शब्द कहाँ से आ गए हैं? ऐसा बोलकर एक बार फिर अपने मुझे पराया कर दिया है। मेरे भैया मुझसे माफ़ी मांगेंगे क्या? यह तो मुझे कभी भी मंजूर नहीं होगा। आप तो हमेशा डांटते हुए ही अच्छे लगते हो। आज भी आप मुझे डांट कर अधिकार से बुलाइए। देखिए मैं कैसे सिर के बल दौड़ी चली आती हूँ। और यह देखकर वह तभी उधर से भैया की आवाज़ आई, ज़्यादा 3-5 मत कर, जल्दी से जल्दी पहुँच, ढेर सारे काम पड़े हैं। भैया की मीठी डांट सुनकर आंसुओं के सैलाब के बीच भी शालिनी हंस पड़ी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।